actually is about कि जब सक्सेशन होती है, जब नई स्टेट्स बनती हैं, नई स्टेट्स मर्ज करती हैं, मल्टीपल स्टेट्स मर्ज करके एक स्टेट बना दें, या एक स्टेट जब डिवाइड होके मल्टीपल स्टेट्स बन जाएं, उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे होते हैं। पहले तो स्टेट सक्सेशन हम देखेंगे कि वो क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसमें एसेट्स की डिवीजन कैसे होती है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बंदे का लिंक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो स्टेट की अग्रीमेंट्स हैं, उसके साथ उसका एडमिशन है, वो सारी चीज़ें वो कैसे होती हैं। जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ होती हैं, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं, वो इम्यूटेबल नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होती, दे आर प्रोन टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। नई स्टेट्स मर्ज करती हैं, मल्टीपल स्टेट्स मर्ज कर जाती हैं, तो फेडरेशंस बन जाती हैं, मर्जर्स हो जाते हैं, रेजोल्यूशन हो जाती है, सिसेशन हो जाती है, ये काफ़ी सारे फिनोमिनाज हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ को इन तमाम फिनोमिनाज को मद्देनजर रखते हुए अपने जर्नल फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनकॉर्पोरेट करना पड़ते हैं जिसके थ्रू वो इनको फैसिलिटेट कर सके। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद से जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तकरीबन मोर देन अराउंड 100 के राउंड अबाउट नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, तो फिर ये मामला भी ज़ेरे बहस आया कि उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, कैसे होंगी। इंटरनेशनल लॉ के हवाले से या वर्ल्ड कम्युनिटी के हवाले से जब भी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में कोई चेंज आती है, तो उसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं। नए रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं दूसरी स्टेट्स के साथ, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें इमर्ज करती हैं। समटाइम्स ये इमर्ज करता है, मिसाल के तौर पर ले लें कि जब एक नई स्टेट इमर्ज करेगी, तो जो पुरानी स्टेट्स, जो इसकी पेरेंट स्टेट थी, उसने जो जो ट्रीटीज की हुई हैं, उसने जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, वो क्या इसके ऊपर लागू होंगे या ये नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो नेशनैलिटी है नई स्टेट की, क्या वो ऑटोमेटिकली लोगों को मिल जाएगी या उसमें वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन की जाएगी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी नई बनने वाली स्टेट में, वो उसको कैसे देखा जाएगा, वो प्रीवियस सॉवरेन के पास जाएगी या नए सॉवरेन के पास आएगी। जो कर्ज लिए हुए होंगे पुरानी एंटिटी ने, वो क्या पुरानी एंटिटी ही पे करेगी या नई एंटिटी उसमें से अपना शेयर पे करेगी, या वो डिवाइड कर दिया जाएगा। ये काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब नई स्टेट से मर्ज करती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए। जिस तरह म्यूनिसिपल लॉ में होता है, म्यूनिसिपल लॉ में सक्सेशन बड़ी इजी होती है, मतलब पेरेंट हैं, उनकी डेथ हुई तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे अकॉर्डिंग टू डिफाइंड लॉज होते हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंगली आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, या वो खुद ही किसी को अपना सक्सेसर मुकर्रर कर जाते हैं, उसको वो प्रॉपर्टी दे जाते हैं। उसमें ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी बड़ी एक डिफरेंट फिनोमिना है, और ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें ये टोटली डिफरेंट फिनोमिना है। इसमें चूंकि स्टेट्स सारी इक्वल हैं, सॉवरन हैं, नॉन इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना इसमें, तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ें आगे जाके हम लोग वो डिस्कस करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट की जाती हैं, वो म्यूनिसिपल लॉ से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया आज के लेक्चर का। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली? ठीक हो गया। जो स्टेट की सक्सेशन का इशू है वो मल्टीपल सर्कमस्टांसेस में इमर्ज कर सकता है, मुख्तलिफ वेज में इमर्ज कर सकता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नई स्टेट को किस हवाले से मिलेगी? जब डीकोलोनाइजेशन होती है किसी एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल यूनिट की, या डिसमेंबरमेंट होती है एक एग्जिस्टिंग स्टेट की, या सिसीड कर जाता है कोई एक एरिया, या एक एरिया अनेक्स कर लिया जाता है, या वो खुद मर्ज हो जाता है, तो बेसिकली इन तमाम सिनेरियोज में जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी होती है, वो या तो मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर हो जाती है,
या उसका कोई एक हिस्सा डिसअपेयर हो जाता है और नई अथॉरिटी बन जाता है, उसमें फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम अराइज करती है, वो इंटरनेशनल लॉ ने उसको डील करना होता है। जो नॉर्मल ड्यूटीज आयद होती हैं स्टेट्स के ऊपर, मतलब ड्यूटी है नॉन इंटरफेरेंस की, ड्यूटी है कि उसके मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले लॉज हैं, जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, वो एज इट इज, जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो एज इट इज ड्यूटी उसी तरह चलती रहेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ के वो सेम रहेंगे, चाहे सॉवरेनिटी चेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है, एक सॉवरन से दूसरे सॉवरन को जा रही है, उन चीजों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। गवर्नमेंट्स की सक्सेशन इज समथिंग टोटली डिफरेंट। उसमें स्पेशली अगर रेवोल्यूशनरी सक्सेशन होती है, मतलब एक स्टेट है वो एग्जिस्ट कर रही है अपनी जगह पे, वहां पे रेवोल्यूशन आया, जैसे ईरान के अंदर आया था, तो वहां पे एक पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम को टॉपल कर दिया गया और नया गवर्नमेंट का सिस्टम वहां पे इंस्टॉल कर दिया गया। तो वहां पे रिकग्निशन, हमने वो पहले लेक्चर लिया था रिकग्निशन के ऊपर, कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसमें वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, उसमें पॉलिटिकल पर्पसेस शामिल हो सकते हैं, स्टेट की रिकग्निशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिसॉल्व हो जाए स्टेट, डिवाइड हो जाए स्टेट, मर्ज हो जाए स्टेट, तो फिर वहां पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला फिनोमिना क्रिएट होगा। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जो सक्सेशन है, स्टेट सक्सेशन, ये एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे मामलात बनते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली नए लॉज भी डिवाइज किए जाते हैं। कोई परमानेंट लॉज इसके लिए नहीं बनाए जाते, ना ही कोई एक डिफाइंड सर्कमस्टांस है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम मेथडोलॉजीज चेंज होती हैं, सॉवरेनिटीज चेंज होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग चेंज होती है। तो उस खास सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए हम वो इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करता है कि कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूके की, फ्रांस की और नीदरलैंड्स की देखें एग्रीमेंट्स का सिनेरियो, जब इन्होंने डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिन जिन एरियाज के ऊपर इनकी कॉलोनीज थी अफ्रीकन कंट्रीज में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए हुए थे। और वो एग्रीमेंट्स क्या थे? दैट ऑल द राइट्स एंड बेनिफिट्स, obligations and responsibilities devolving upon the colonial power in respect of the territory in question arising from valid international instruments would therefore devolve upon the new state. जो colonial power के ऊपर rights and responsibilities international law के अंदर कारआमद थी, वही राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नई स्टेट्स के ऊपर भी कारआमद होंगी। अब ये कब का असूल है? 1940s का, 1950s का, जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। लाजमी नहीं कि अब हम यही असूल आज के दौर पे भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व करती रहती हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसके लिए चेंज होते रहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी और सक्सेशन एक फिनोमिना है इंटरनेशनल लॉ में। अंदर होता क्या है, जब एक नई एंटिटी इमर्ज करती है तो ये डिसाइड पहले करना पड़ेगा कि क्या ये टोटली सेपरेट क्रिएचर है फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर, जो इसकी पहली स्टेट थी उससे टोटली डिफरेंट एंटिटी है, या ये उसी एंटिटी की एक कंटिन्यूएशन है इन अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है, आगे जाके मैं मिसालें भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जब डीकोलोनाइजेशन हुई, जब पाकिस्तान इंडिया ये दोनों स्टेट्स इमर्ज की, तो उस वक्त इंडिया वाज कंसिडर्ड एज सेम लीगल एंटिटी एज ब्रिटिश इंडिया, उसकी वही कंटिन्यूएशन थी, जबकि पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड अ टोटली न्यू स्टेट। उसके आगे मैं मजीद मिसालें भी दूंगा मेंबरशिप के हवाले से और वो सारी चीजों के हवाले से। जब सिसेशन होती है, एक स्टेट सिसीड कर जाती है, एक स्टेट दूसरी से अलहदा हो जाती है, तो बेसिकली जो लेटर स्टेट है, जो बाद वाली आने वाली स्टेट है, उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर, एग्जिस्टिंग स्टेट की कंटिन्यूटी के ऊपर टेरिटरी के अलहदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगरचे जो पहली टेरिटरी थी उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन नई एंटिटी बनने की वजह से वो इंटरनेशनल लॉ में एज इट इज एग्जिस्ट करती रहेगी। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं पाकिस्तान की और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जब बांग्लादेश बना तो एग्जिस्टिंग स्टेट कौन सी थी? पाकिस्तान, वो सेम रही, इसके राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहे, उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरनेशनल सिनेरियो में सेम रही, उसकी जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी वो सेम रही। जबकि जो डिसमेंबर्ड टेरिटरी बनी थी, जो नई स्टेट बनी थी, उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए नई राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, उसके लिए नई एलोकेशन होगी सक्सेसिव स्टेट्स के हवाले से। वो इंटरनेशनल लॉ ही डिफाइन करेगा। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस को नए सिरे से अपने ज्वाइन करना है, इस तरह वो सारे काम करने हैं। स्टेट सक्सेशन का जो फिनोमिना है, ये यूनिफिकेशन, पहले तो हमने कर लिया सिसेशन का, अब यूनिफिकेशन के मामले को भी ये डील करता है। एक यूनिफिकेशन का तरीकाकार क्या है कि एक टोटली नई स्टेट बना दी जाए। फॉर एग्जांपल 1990 में हुआ क्या, दो स्टेट्स थी, यमन अरब रिपब्लिक और पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। ये दोनों मर्ज की, एक नई स्टेट इमर्ज की। इनका एग्रीमेंट क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ यमन, एक नई इन्होंने स्टेट दे दी, दो अलहदा एंटिटीज मिलकर नई स्टेट बन गई। यूनिफिकेशन इस तरह भी हो सकती है कि एक स्टेट कुछ खास सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, कुछ खास सर्कमस्टांसेस में अपने आप को दूसरे में मर्ज कर दे, कोई नई स्टेट ना इवॉल्व हो उससे। मतलब फॉर एग्जांपल कश्मीर अगर लेट से आजाद होता है और कश्मीरी लोग ये डिसाइड करते हैं दैट वी वांट टू मर्ज विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एज इट इज रहेगा, कोई नई स्टेट इमर्ज नहीं करेगी, लेकिन कश्मीर इसमें मर्ज कर जाएगा। ये यूनिफिकेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि एब्जॉर्ब कर जाए एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर। उसमें क्या होगा, जो नए एक स्टेट तो डिसअपेयर होगी, कश्मीर नाम की कोई स्टेट नहीं रहेगी इन सच सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन एक जो पुरानी स्टेट पाकिस्तान के नाम से चल रही है, उसकी टेरिटरी इंक्रीज कर जाएगी, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। ये भी एक तरीका है स्टेट्स के मर्ज करने। अब जब इस तरह की कोई नया फिनोमिना क्रिएट होता है, नई स्टेट आती है या दो स्टेट्स मर्ज करती हैं, एक नई स्टेट बनाती हैं, या एक स्टेट एब्जॉर्ब हो जाती है दूसरी स्टेट में, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप का फिनोमिना क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, इस तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, पहले तो उनका चार्टर डिसाइड करेगा कि वो इस तरह के फिनोमिना में क्या डिसीजन देती हैं, वो इस तरह के फिनोमिना में कैसे अडॉप्ट करती हैं। क्या एक नई स्टेट या जो एक पुरानी स्टेट कंटिन्यू कर रही है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में इमर्ज की है, वो उसको ऑटोमेटिकली रिकग्निशन मिल जाएगी या उसे अप्लाई करना पड़ेगा या कैसे होगा? पहले नंबर पे तो ये देखा जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर क्या कहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। उसके बाद अगर हम मिसाल लें द स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1947 में था, तो उसमें जब डिवीजन होती है तो उसमें हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को मद्देनजर रखते हुए इंडिया वाज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एंटिटी, कि इंडिया चूंकि पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है और वो पहले से ही मेंबर है, तो फिर इंडिया के को नए सिरे से मेंबरशिप अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। व्हाइल पाकिस्तान वाज रिगार्डेड एज अ न्यू स्टेट व्हिच हैड देन टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान को फिर अप्लाई करना था ऑर्गेनाइजेशन में एड अप होने के लिए। जब प्रीडिसेसर स्टेट बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया भी ना रहता, पाकिस्तान बना, इंडिया भी आगे मजीद डिवाइड होके कोई इंडियन स्टेट ना रहती, कोई पंजाब बन जाता, कोई बंगाल बन जाता, इस तरह की डिफरेंट स्टेट्स बन जाती, टोटली डिसॉल्व हो जाता, तो फिर क्या होना था, फिर नए सिरे से सबको अप्लाई करना था। न्यू स्टेट्स जैसे वो जेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया जब हुई 1993 में,
तो उनको नई स्टेट के तौर पर अप्लाई करना पड़ा और फिर यूनाइटेड नेशंस की उनको मेंबरशिप मिली। ये फिनोमेना हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप कैसे होगी जब सक्सेशन होती है, तो उस वक्त राइट्स और ऑब्लिगेशन के फिनोमेना में। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, आगे चलते हैं। अब आता है डेट्स और एसेट्स की सक्सेशन कैसे हो। अगर एक स्टेट के ऊपर कोई कर्जे हैं तो क्या वो भी नई स्टेट के ऊपर डिसॉल्व किए जाएंगे, या जो पुरानी एंटिटी है वही वो कर्जे देगी, या जो एसेट्स हैं वो किस तरह डिवाइड किए जाएंगे, जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड की जाएगी, जो मतलब इस तरह की सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। बेसिकली प्राइमरी रूल जो है वो ये है कि जो भी रेलिवेंट पार्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, रेलिवेंट पार्टीज आर इंडिया एंड पाकिस्तान।